नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम है आदर्श मौर्य। मैं आज आप सभी को पढ़ने जा रहा हूं चैप्टर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। हम लोग इस चैप्टर में जिन जिन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आप लोग इस स्लाइड से देख के पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर की नोट चाहिए तो आप हमारी ऐप साइंस मेला को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारी ऐप प्ले स्टोर से डायरेक्टली सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को पढ़ाया हुआ है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे ना मिस हो सके। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। वे जीव जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते और केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो ऐसे जीव जो हमको खुली आँखों से या फिर नग्न आँखों से नहीं दिखाई दे सकते, जैसे कि हम लोग अभी एक दूसरे को देख रहे हैं, इनको देखने के लिए हम लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये वो जीव हैं जो हमारे साथ उस समय से हैं जब हम उन्हें पहचानते नहीं थे। मनुष्य में होने वाली अधिकांश बीमारियों के जनक सूक्ष्म जीव ही होते हैं। तो जो मनुष्य में होने वाली ढेर सारी बीमारियां होती हैं उसके जनक कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। परंतु हम बहुत से सूक्ष्म जीवों को जाने अनजाने सदियों से उपयोग में ले रहे हैं, लेकिन हम लोग जाने ही अनजाने में से ही इनका उपयोग हम लोग सदियों से कर रहे हैं, जैसे कि दही, शराब, पनीर आदि को बनाने में। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये दही है, ठीक ना, ये पनीर है और ये क्या है? शराब है। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हम लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। अब हम लोग परिचय में आगे पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव अत्यधिक अनुकूलित होते हैं और हर आवास में पाए जा सकते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं? अत्यधिक अनुकूलित होते हैं, यानी कि ये किसी भी वातावरण में अपने आप को ढाल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात कही गई, ये क्या होते हैं? अत्यधिक अनुकूलित होते हैं। और हर आवास में पाए जाने का मतलब है ये हर जगह ही पाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं हम लोग मृदा के ऊपर नीचे, ठीक ना, यानी कि ये मिट्टी के ऊपर भी पाए जा सकते हैं और मिट्टी के नीचे भी पाए जा सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है? ध्रुवों की बर्फ में। ध्रुवों की बर्फ में कहने का मतलब ये हमारी पृथ्वी है, ठीक ना। ऊपर हमारे क्या है? ध्रुव है। ये हमारा क्या है? नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या है? साउथ पोल है, ठीक ना। तो इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। और जो यहाँ तापमान होता है बहुत ही कम होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ध्रुवों की बर्फ में, ठीक ना। अगला हमारा गर्म झरनों में, और फिर इसके आगे हमारा अम्लीय पर्यावरण में। अम्लीय पर्यावरण कहने का मतलब है एसिडिक इन्वायरमेंट में। फिर आगे हमारा तापीय चिमनी, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? गीजर, के अंदर का ताप 100 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत ही, अगर ठंडा मौसम हो तब भी रह सकते हैं, अगर वहाँ का तापमान माइनस में हो तब भी वो जीवित रह सकते हैं, अगर टेम्परेचर 100 हो या फिर 100 से अधिक हो तब भी वो क्या कर सकते हैं? जीवित रह सकते हैं। जीवों के शरीर के अंदर बाहर ये कहीं भी हो सकते हैं, और ये जीवों के शरीर के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर ये कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक ना। यानी कि अगर जीवों में देखा जाए तो उसके शरीर के अंदर भी हो सकते हैं और उसके शरीर के बाहर भी हो सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु। जीवाणु को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। दूसरा है हमारा कवक। कवक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंजाई बोलते हैं, ठीक ना। प्रोटोजोआ एक इंग्लिश ही नाम है। अगला है हमारा विषाणु। विषाणु को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वायरस। अगला है हमारा विराइड। अब विराइड क्या होता है हम लोग आगे पढ़ते हैं। वायरस के संक्रमित अणु जो बीमारियों को फैलाते हैं, ठीक ना। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये किसका चित्र है? विराइड का चित्र है, ठीक ना। तो ये कैसे होते हैं? वायरस से संक्रमित अणु होते हैं, वो क्या करते हैं? बीमारियों को फैलाते हैं। अगला हमारा क्या है? प्रियोन, ठीक ना। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये चित्र किसका है? प्रियोन का चित्र है, जो कि क्या होता है? संक्रमित प्रोटीन संरचना होती है के रूप में इनमें से कुछ को चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, कुछ और भी जीवाणु और फिर बैक्टीरिया हैं जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो एक बार आप इस पर नज़र जरूर घुमा लेंगे, ठीक। यहाँ पे थोड़ा कम क्लियर है। अब हम लोग परिचय में और आगे पढ़ते हैं। इस अध्याय में हम उन सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे जो मनुष्य के लिए, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है मनुष्य के लिए, ठीक ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, उपयोगी होते हैं। इस श्रेणी में प्रायः वे जीव आते हैं जिन्हें कृत्रिम संवर्धन माध्यम में संवर्धित किया जा सके और व्यापारिक उत्पादन किया जा सके। तो इस श्रेणी में वो जीव आते हैं जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं? कृत्रिम संवर्धन माध्यम। कृत्रिम कहने का मतलब है मानवों द्वारा बनाया गया कोई माध्यम, ठीक ना, जिसमें हम लोग क्या कर सकें? संवर्धित कर सकें किसी चीज़ को, यानी कि किसी चीज़ को बना सकें, ठीक ना, या फिर किसी चीज़ को कल्चर कर सके या फिर ग्रो कर सके, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संवर्धन माध्यम कहते हैं। संवर्धित किया जा सके कहने का मतलब है इनको हम लोग बना सके, और व्यापारिक उत्पादन किया जा सके कहने का मतलब है इनका हम उपयोग क्या कर सकें? व्यावसायिक दृष्टि से भी कर सकें, यानी इन्हें हम खरीद भी सकें और बेच भी सकें, ठीक ना।
इनके कुछ मुख्य उत्पाद निम्न हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव। हम लोग देखते हैं कि घर में कैसे सूक्ष्मजीव काम में आते हैं, यानी कि घर में कैसे हम लोग सूक्ष्मजीवों का उपयोग करते हैं। दूसरा हमारा है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव, यानी कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, सूक्ष्मजीवों को। तीसरा हमारा वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव, यानी कि हम लोग गंदे पानी को कैसे सूक्ष्मजीवों द्वारा साफ करते हैं। चौथा है हमारा बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव, यानी कि जो बायोगैस होती है इसको हम लोग जलाते हैं ईंधन के रूप में, तो इसका उत्पाद हम लोग कैसे सूक्ष्मजीवों द्वारा करते हैं, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला है हमारा जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्मजीव, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, खाद और क्या कहते हैं केमिकल का ना यूज़ करके हम लोग सूक्ष्मजीवों का यूज़ करें अपनी फसलों की वृद्धि और उत्पाद को बढ़ाने के लिए। तो हम लोग एक एक करके इन चीज़ों को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग पहला पढ़ते हैं घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि घरेलू काम में सूक्ष्मजीवों का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ये जो ढेर सारे निम्न उत्पाद हैं इनको हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, सूक्ष्मजीवों द्वारा प्राप्त करते हैं। पहला हमारा क्या, दही। दही को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्ड। यहाँ पे कर्ड की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, ठीक ना, CURD होगा। दूसरा हमारा क्या है, डोसा व इडली है, ठीक ना। तीसरा हमारा क्या है, ब्रेड है, ठीक ना। चौथा हमारा क्या है, पनीर। पनीर को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, चीज़। और पाँचवा हमारा क्या है, टोडी, ठीक ना। टोडी को टोडी ही बोलते हैं, ठीक ना। आगे आने वाली स्लाइडों में हम लोग इन चीज़ को एक एक करके अभी पढ़ेंगे, ठीक ना। हमारा पहला है दही, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कर्ड। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई, CURD होगा, ठीक ना। सूक्ष्मजीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, शॉर्ट में इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, LAB कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये क्या करता है, दूध में वृद्धि करता है, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाता है और उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जो आप चित्र देख रहे हैं ये किसका चित्र है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का चित्र है। ये कुछ इस तरीके का ये दिखता है। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है, और वृद्धि के दौरान ये क्या करता है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये क्या उत्पन्न करता है, अम्ल। अम्ल कहने का मतलब यहाँ पे एक एसिड उत्पन्न करता है जो दुग्ध प्रोटीन को स्कांदित तथा आंशिक रूप से पचा देता है। और वो क्या करता है, जो दूध का प्रोटीन होता है उसे क्या कर देता है, स्कांदित कर देता है, यानी कि थोड़ा सा मोटा कर देता है, और उसे क्या कर देता है, आंशिक रूप से पचा भी देता है, ठीक ना। स्कांदित करने का मतलब जैसा कि दही, आपको दही का जो ये टेक्सचर दिख रहा है, ठीक ना, जो थोड़ा सा ये मोटा सा दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कांदित करना, ठीक ना। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव अथवा आरंभक के रूप में ताजे दूध में मिलाया जाता है। तो दही की थोड़ी सी मात्रा हम लोग दही बनाने के लिए क्या करते हैं, दही की जो थोड़ी सी मात्रा है इसको हम लोग क्या करते हैं, दूध में मिलाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निवेश द्रव्य बोलते हैं, ठीक ना। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरंभक, यानी कि दही से थोड़ी सी मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निवेश द्रव्य या फिर आरंभक बोलते हैं, ठीक ना। इसको जब हम ताजे दूध में मिलाते हैं तो दूध किस में परिवर्तित हो जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। इस निवेश द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, और निवेश द्रव्य यानी कि दही की छोटी सी मात्रा में लाखों करोड़ क्या होते हैं, संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक ना, जो उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यानी कि एक उपयुक्त ताप पे ये कई गुना क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक ना, यानी कि अपनी संख्या को क्या करते हैं, बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, और परिणाम स्वरूप दूध को दही में बदल देते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये दूध को किस में बदल देते हैं, दही में परिवर्तित कर देते हैं। दूध से दही बनाने पर दूध के पोषक तत्वों में परिवर्तन आ जाता है, और इसमें विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। और दूध से दही बनने में इसमें क्या होता है, पोषक तत्वों में इसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, यानी कि जो पोषक तत्व पहले हमको मिलते थे अब उसमें क्या आ गया, परिवर्तन आ जाता है, ठीक ना। जिसके कारण जो विटामिन B12 की मात्रा है वो क्या हो जाती है, दही में बढ़ जाती है। विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधी गुणवत्ता में भी सुधार हो जाता है। तो विटामिन B12 की मात्रा अगर जब बढ़ जाती है, इसमें क्या होता है, जो पोषण संबंधी गुणवत्ता होती है, यानी कि जो पोषण से संबंधित जो भी क्वालिटी होती है उसमें क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका का निर्वाह करता है। अगर हमारे पेट में सूक्ष्म जीवों द्वारा कोई भी रोग हो रहा हो तो उसे रोकने में क्या कहते हैं, जो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक ना। यानी कि हमारे पेट के लिए क्या होता है, बहुत ही लाभदायक होता है या फिर उपयोगी होता है। दूसरा है हमारा डोसा व इडली। इसमें दाल व चावल के आटे को बैक्टीरिया द्वारा किण्वित किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो दाल और चावल होता है उसके आटे को हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया द्वारा किण्वित करते हैं। किण्वित कहने का मतलब है जो कार्बनिक तत्व होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक ना, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसे तोड़ते हैं, तो इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन कहते हैं या फिर किण्वित करते हैं, ठीक ना। जिससे आटे में से CO2 निकलने लगती है, जिससे क्या कहते हैं, जो आटा होता है उसके अंदर से क्या निकलने लगती है, CO2 निकलने लगती है। खमीर उठना, खमीर उठना कहने का मतलब है जो आटा होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, फूल जाता है।
इससे आटा ढीला व मुलायम हो जाता है, जिसके कारण जो आटा होता है वो ढीला हो जाता है और कैसा हो जाता है, मुलायम हो जाता है। क्योंकि किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जिसमें शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकारक होता है और CO2 उप उत्पाद के रूप में निकलती है। तो किण्वन क्या है, एक प्रकार की क्या है, अवायवीय श्वसन है, यानी कि ये जो प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, जिसमें जो शर्करा होता है उसका क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण कहने का मतलब है जो शर्करा होती है वो अपूर्ण रूप से टूटती है और CO2 उप उत्पाद के रूप में निकलती है, और जो CO2 होता है उसमें क्या होता है, उप उत्पाद के रूप में निकलता है, यानी कि जब शर्करा टूटती है अपूर्ण रूप से तो उसमें CO2 नामक गैस उत्पन्न होती है। इसके लिए स्ट्रेप्टोकोकस फिलैक्यूलस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा स्ट्रेप्टोकोकस फिलैक्यूलस जीवाणु है, ठीक ना। तो इडली व डोसा बनाने के लिए हम लोगों को इस जीवाणु का उपयोग में लेते हैं। वर्तमान में बैक्टीरिया के स्थान पे इनो का उपयोग भी किया जाता है, और वर्तमान में यानी कि जो अभी का जो समय है इसमें हम लोग बैक्टीरिया के स्थान पे क्या करते हैं, इनो का प्रयोग करते हैं, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। यह भी आटे में मिलने पर CO2 उत्पन्न कर किण्वन कर देता है, और ये भी क्या कहते हैं, आटे में मिलने पर क्या करता है, CO2 उत्पन्न करता है, ठीक ना। और CO2 उत्पन्न करके क्या करता है, ये किण्वन कर देता है, ठीक ना। किण्वन मतलब क्या होता है, कार्बनिक तत्वों को तोड़ना, ठीक ना। कार्बनिक तत्व जैसे कि शर्करा हो गई, ठीक ना, उसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक तत्व बोलते हैं, ठीक ना। और इसमें किण्वन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, उनको तोड़ते हैं, ठीक है, और तोड़ने से कारण क्या होता है, यहाँ पे CO2 नामक गैस उत्पन्न होती है और आटे को कोमल व ढीला कर देता है, जिसके कारण जो आटा होता है हमारा कोमल व ढीला हो जाता है, ठीक ना। अगला है हमारा ब्रेड। ब्रेड या डबल रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक कवक को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ईस्ट मिलाई जाती है और गूदे हुए आटे को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। तो डबल रोटी या फिर ब्रेड बनाने के लिए हम लोगों को कवक की ज़रूरत होती है, जिसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। जो आप ये चित्र देख रहे हैं ये किसका चित्र है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का चित्र है। तो इस कवक को हम लोग क्या करते हैं, गूदे हुए आटे में क्या करते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, जिससे आटे में अवायवीय श्वसन होने लगता है, और जिसके कारण जो आटा होता है उसमें क्या होता है, अवायवीय श्वसन होने लगता है, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है, श्वसन होता है, ठीक ना। ऐसे श्वसन को हम लोग क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। और उसमें खमीर उठने लगता है, और उसके अंदर क्या होता है, खमीर उठने लगता है, यानी कि जो आटा होता है वो क्या होने लगता है, फूलने लगता है। क्योंकि ईस्ट आटे में एमाइलेज, माल्टोज व जाइमेज एंजाइम स्रावित करता है। क्योंकि जो ईस्ट होता है वो आटे में किस किस एंजाइम का श्रवण करता है, एमाइलेज, माल्टेज और जाइमेज एंजाइम का क्या करता है, ये श्रवण करता है। एमाइलेज एंजाइम पॉलीसैकेराइड शर्करा को माल्टेज में, तो एंजाइम जो एमाइलेज होता है वो जो पॉलीसैकेराइड शर्करा होती है, यानी कि जो जटिल शर्करा होती है, उसे किस में परिवर्तित कर देता है, माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक ना। अगला एंजाइम है हमारा माल्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, और जो हमारा माल्टेज नामक एंजाइम है वो क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और जाइमेज ग्लूकोज को अवायवीय श्वसन द्वारा एथिल अल्कोहल व CO2 में बदल देता है, ठीक ना। और जो हमारा जाइमेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है उसको अवायवीय श्वसन द्वारा, यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में एथिल अल्कोहल जो दारू होती है C2H5OH, ठीक ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल कहते हैं, ठीक ना। यानी इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एथिल अल्कोहल CO2 में क्या कर देता है, इसे परिवर्तित कर देता है। इससे आटा स्पंजी हो जाता है और ब्रेड भी स्पंजी हो जाता है, यानी कि जो आटा और क्या कहते हैं, जो ब्रेड होता है जो फूला फूला उसमें दिखता है, ठीक ना, छेद छेद टाइप का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पंजी हो कहते हैं, ठीक ना, यानी कि मुलायम हो जाना, ठीक। अगला है हमारा पनीर। पनीर को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, चीज़ बोलते हैं। पनीर को सूक्ष्मजीवों की सहायता से दूध को फाड़कर बनाया जाता है। तो पनीर को हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्मजीवों की सहायता से दूध को फाड़कर बनाते हैं। पनीर की सैकड़ों किस्में होती हैं जिनमें अलग अलग स्वाद और खुशबू होती है, और पनीर की क्या होती है, बहुत ढेर सारी किस्में होती हैं जिसमें क्या कहते हैं, अलग अलग स्वाद मिलता है हमें और अलग अलग खुशबू मिलती है। अलग अलग प्रकार का पनीर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के सूक्ष्मजीव उपयोग में लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्विस चीज़ में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपोनिबैक्टीरियम सैरमेनाई नामक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होती है, ठीक ना। जो आप ये चीज़ देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विस चीज़ बोलते हैं, ठीक ना। और इस चीज़ को बनाने के लिए एक बैक्टीरिया का यूज़ होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपियनोबैक्टीरियम सैरमेनाई नामक, ठीक ना। तो इस बैक्टीरिया का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है, भारी मात्रा में क्या होता है, उत्पन्न होता है, CO2 उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो ये चीज़ होता है ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे छेद छेद दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो ये इसी कारण होता है। अगला हमारा क्या है, रॉक्यू फोर्ड चीज़ एक विशेष प्रकार के कवक की वृद्धि से परिपक्व होता है, ठीक ना। ये हमारा जो दूसरे प्रकार का जो चीज़ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक्यू फोर्ड चीज़ कहते हैं, ठीक ना। और ये क्या होता है, किसकी वृद्धि से परिपक्व होता है, एक कवक होता है, ठीक ना।
तो जो रॉकी फट चीज़ होती है वो एक विशेष प्रकार के कवक से बनती है, ठीक ना, जिससे क्या होती है विशेष सुगंध आने लगती है, जिससे क्या कहते हैं एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है, ठीक ना। अगला हमारा टोडी। यह एक दक्षिण भारतीय प्राचीन व पारंपरिक पेय है। इसके लिए ताड़ के वृक्ष के तने में काट लगाकर उससे एक स्राव प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। तो ये क्या है, दक्षिण भारतीय प्राचीन व फिर पारंपरिक पेय है। पेय पदार्थ कहने का मतलब एक मादक पदार्थ है, जैसे कि शराब होते हैं, ठीक ना। इसमें ताड़ के वृक्ष में हम लोग क्या करते हैं, तने में काट लगाते हैं, ठीक ना, उससे क्या करते हैं एक श्रवण प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये इंसान क्या है, ताड़ के वृक्ष में क्या करते हैं, काट लगाकर इसके अंदर एक श्रवण इकट्ठा कर रहा है, ठीक ना। इस तने के स्राव को सूक्ष्मजीवों की सहायता से किण्वित किया जाता है, और इस जो ये तने का जो स्राव ये निकालता है, इसे हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्मजीवों की सहायता से क्या कर देते हैं, किण्वित कर देते हैं, ठीक ना। जिससे टोडी प्राप्त होता है, जिससे एक ड्रिंक प्राप्त होता है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, टोडी बोलते हैं, ठीक ना। सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किण्वित मत्स्य, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, मछली, ठीक ना। तो सूक्ष्मजीवों का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, किण्वित मछलियों को बनाने में करते हैं, ठीक ना। सोयाबीन तथा बांस प्रारों आदि के भोजन तैयार करने में किया जाता है, ठीक ना। तो सूक्ष्मजीवों का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किण्वित मत्स्य यानी कि किण्वित मछली, सोयाबीन और जो बांस का प्रारोह होता है, यानी कि प्रारोह मतलब होता है पौधे के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारोह कहते हैं, ठीक ना, आदि भोजन तैयार करने में किया जाता है। तो ये सारे भोजन तैयार करने में हम लोग सूक्ष्मजीवों का उपयोग करते हैं। अगला हमारा है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोबियल इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक ना। यानी कि कैसे हम लोग इंडस्ट्रीज में सूक्ष्मजीवों का उपयोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। वर्तमान में मनुष्य के उपयोग में आने वाले अनेक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है। तो वर्तमान में जो मनुष्य के उपयोग में आने वाले जो अनेक उत्पाद हैं, यानी कि जो अनेक प्रोडक्ट हैं, वो औद्योगिक स्तर पर क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी कि व्यावसायिक स्तर पर हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ का निर्माण करते हैं, ताकि इसे हम लोग मार्केट में बेच सकें व फिर खरीद सकें, जो कि मनुष्य के लिए काफ़ी मूल्यवान होते हैं, और जो कि मनुष्य के लिए क्या कहते हैं, काफ़ी मूल्यवान होते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, काफ़ी हम लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। मादक पेय तथा प्रतिजैविक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक ना। मादक पेय कहने का मतलब कि शराब। तो सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किसमें किया जाता है, मादक पेय और प्रतिजैविकों को बनाने में किया जाता है, ठीक ना। ये इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक ना। तो सूक्ष्मजीवों को हम लोग व्यावसायिक स्तर पर कैसे उपयोग करते हैं, तो ये दो उदाहरण हम लोग पढ़े। हमारा पहला क्या है, मादक पेय है, दूसरा हमारा क्या है, प्रतिजैविक है, ठीक ना, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्मजीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर या फिर किण्वक कहते हैं, ठीक ना। व्यावसायिक पैमाने कहने का मतलब है, इसको अगर हम लोग क्या कहते हैं, बड़े स्तर पर अगर हम बनाना चाहते हैं या फिर सूक्ष्मजीवों को पैदा करना चाहते हैं, ठीक ना, तो इसके लिए हम लोगों को बड़े बर्तनों की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटर कहते हैं या फिर किण्वक कहते हैं, ठीक ना। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, फर्मेंटर है या फिर किण्वक है, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस किस उद्योग में हम लोग सूक्ष्मजीवों का उपयोग करते हैं। पहला हमारा है किण्वित पेय बनाने में, जैसा कि आप ये लोग चित्र देख रहे हैं, किसका चित्र है, शराब का चित्र है, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वित पेय बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या है, एंटीबायोटिक है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये हमारा क्या प्रतिजैविक है या फिर एंटीबायोटिक है। इसको भी बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सूक्ष्मजीवों का उपयोग करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय, तो और ढेर सारे जो केमिकल होते हैं या फिर रसायन होते हैं, उनको बनाने में या फिर किसी एंजाइम को बनाने में जो हमारे लिए ज़रूरी हो, या फिर किसी जैव सक्रिय अणु को बनाने के लिए हम लोगों को इस चीज़ की क्या होती है, औद्योगिक स्तर पर ज़रूरत होती है। अभी इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे आगे। किण्वित पेय क्या होता है, जो शराब होती हैं, जो वाइन होती हैं, सब किसके अंतर्गत आती हैं, किण्वित पेय के अंतर्गत आती हैं। ईस्ट का उपयोग वर्षों से शराब के विभिन्न प्रकार जैसे वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम व बियर आदि बनाने में आ रहा है। तो ईस्ट का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वाइन, विस्की, ब्रांडी या फिर रम, बियर बनाने में करते हैं, यानी कि वर्षों से इन्हीं का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये किसका चित्र है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का चित्र है। इसलिए ईस्ट को ब्रीवर ईस्ट के नाम से जाना जाता है, और इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ब्रीवर ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का दूसरा नाम क्या है, ब्रीवर्स ईस्ट भी है, ठीक ना। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्रीवर्स ईस्ट हम लोग किसे कहते हैं, तो आप लोग ऑप्शन में टिक लगा के आएंगे, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। यह एक अनाज व फलों के रस को किण्वित कर एथेनॉल में बदल देता है। ये क्या करता है, जो अनाज और फल होते हैं उनके रसों को क्या करता है, किण्वित करता है, और किण्वित करने के बाद इसे किस में कन्वर्ट कर देता है, एथेनॉल, ठीक ना। एथेनॉल क्या होती है, हमारी अल्कोहल होती है, ठीक ना, C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो फल के रसों को किण्वित करके क्या कर देती है, एथेनॉल या फिर दारू में कन्वर्ट कर देती है, ठीक ना। इसमें भी अवायवीय श्वसन होता है, और इसमें भी क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है, यानी कि इसमें भी जो श्वसन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है।
अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। पेय पदार्थ की गुणवत्ता कच्चे पदार्थ व उससे इथेनॉल प्राप्त करने की तकनीक पर निर्भर करती है। और जो पेय पदार्थ होता है उसकी जो गुणवत्ता होती है, फिर जो उसकी क्वालिटी होती है, उसके कच्चे पदार्थ या फिर उससे जो हम लोग इथेनॉल प्राप्त करते हैं उसकी तकनीक पर क्या होती है, निर्भर करती है। जैसे वाइन व बियर को बिना आसवन के, और जो वाइन और बियर बनती है वो बिना आसवन विधि के बनती है। आसवन विधि कहने का मतलब है हम लोग द्रव्य को क्या करते हैं, वाष्प में कन्वर्ट करते हैं, फिर वाष्प को वापस में द्रव्य करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आसवन कहते हैं, ठीक ना। तो जो वाइन और बियर होती है वो बिना आसवन की विधि के बनती है, ठीक ना। वह विस्की, ब्रांडी व रम को आसवन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। और उसके बाद जो विस्की होती है, ब्रांडी होती है, जो रम होता है, इसको हम लोग किससे तैयार करते हैं, आसवन विधि द्वारा तैयार करते हैं। ये आपको क्या कहते हैं, नीट वीट में ज़्यादा पूछा जाता है, बोर्ड्स में पूछे जाने के चांसेस इसके बहुत ही कम होते हैं। तो आप ज़रूर से ये पॉइंट नोट करेंगे या फिर याद कर लेंगे। वर्तमान में इन पेय पदार्थों का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि इन्हें बड़े बड़े पात्रों में बनाया जाता है, जिन्हें किण्वन संयंत्र कहते हैं, ठीक ना। वर्तमान में इन पेय पदार्थों का जो प्रचलन है वो इतना बढ़ गया है, यानी कि इनका जो यूज़ है बहुत ही क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक ना। तो इन्हें हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पात्रों में बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन संयंत्र कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, किण्वन संयंत्र है, ठीक ना। जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन प्लांट, ठीक ना। तो फर्मेंटेशन प्लांट में ही क्या कहते हैं, हम लोग किण्वित पेय बनाते हैं, जैसे शराब, रम, विस्की, ब्रांडी, बियर। तो ये सब कहाँ पे बनता है, यहाँ पे फर्मेंटेशन प्लांट में बनता है, ठीक ना। हमारा अगला टॉपिक है प्रतिजैविक, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ खिलाफ तथा बायो का अर्थ है जीवन। तो एंटी क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, खिलाफ, और बायो का अर्थ क्या होता है, जीवन। दोनों को मिला देने से इसका अर्थ जीवन के खिलाफ हुआ। रोग जो जीवन से उत्पन्न होते हैं उनके संदर्भ में, जबकि मनुष्यों के संदर्भ में या जीवन के खिलाफ ना होकर जीवन के प्रति माने जाते हैं, ठीक ना। जबकि मनुष्यों के संदर्भ में हम लोग क्या कहते हैं, इसको जीवन के खिलाफ ना होकर ये क्या होते हैं, जीवन के प्रति माने जाते हैं, यानी कि ये रोगों के खिलाफ होते हैं और मनुष्यों के प्रति काम करते हैं। प्रतिजैविक, जिसे इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक, एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। प्रतिजैविक क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण किससे होता है, कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, या अन्य जिसे बोलते हैं रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार देते हैं, ठीक ना। ये क्या करते हैं, जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि को क्या करते हैं, मंद यानी कि धीमा कर देते हैं, और उन्हें क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, ठीक ना। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कवक पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज की, जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जीवाणु की वृद्धि को रोक देता है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या कहते हैं, एक कवक पेनिसिलियम नोटेटम जिसका नाम था, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा किसका चित्र है, पेनिसिलियम नोटेटम का चित्र है, ठीक ना। तो इससे एक प्रतिजैविक प्राप्त की, यानी कि इससे इन्होंने एक एंटीबायोटिक बनाई जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन था, ठीक ना। जो कि क्या करता था, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या कहते हैं, जीवाणु था, यानी कि जो बैक्टीरिया था, जो आप ये चित्र देख सकते हैं, ये किसका चित्र, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जीवाणु है, ठीक ना। ये इसकी वृद्धि को क्या कर देता था, रोक देता था, ठीक ना, इसकी वृद्धि को नहीं होने देता था। उन्होंने अपने प्रयोगों में पाया कि बिना धुली हुई प्लेटों पर मोल्ड कवक उत्पन्न हो गए। उन्होंने ये पाया कि उन्होंने एक प्लेट थी, ठीक ना, जिसको क्या किया था, उन्होंने धुला नहीं था, ठीक ना। उन्होंने देखा उसमें एक मोल्ड कवक उत्पन्न हो गया। मोल्ड कवक कहने का मतलब है यहाँ पे पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, एक मोल्ड कवक भी है, ठीक ना, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर ये आता है। मोल्ड कवक के द्वारा उत्पन्न पेनिसिलिन नामक रसायन के प्रभाव के कारण स्टेफाइलोकोकस जीवाणु वृद्धि नहीं कर पाए। जो ये मोल्ड कवक था, ठीक ना, जिसका नाम क्या था हमारा, पेनिसिलियम नोटेटम, तो इसकी वृद्धि के द्वारा जो क्या कहते हैं, जो पेनिसिलिन नामक जो रसायन था, ठीक ना, उसके प्रभाव के कारण, यानी कि जो पेनिसिलियम नोटेटम क्या कहते हैं, एक ये जो कवक था, ये क्या करता था, पेनिसिलिन नाम का जो एक रसायन था, ठीक ना, उसको छोड़ता था, जिसके प्रभाव के कारण जो स्टेफाइलोकोकस जीवाणु है वो वृद्धि नहीं कर पाता था, यानी कि जो ये जीवाणु था वो वृद्धि नहीं कर पाता था। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। फ्लेमिंग, चैन तथा फ्लोरे को इसकी खोज के लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, यानी कि इसकी खोज के लिए जो साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और क्या कहते हैं एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम क्या था, फ्लोरे, इन दोनों को क्या किया गया था, इस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है हमारा रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु। इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल तथा एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीवों को बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, जैसे कि रसायन बनाने में, एंजाइम और जैव सक्रिय अणु बनाने में किया जाता है, ठीक ना। पहला है रसायन, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से रसायन हैं जो कि क्या कहते हैं हमारे उपयोग में आते हैं।
पहला हमारा है अम्लीय उत्पादों के उदाहरण सिट्रिक अम्ल एस्पेरिजिलस नाइगर एक कवक है, ठीक ना। तो एस्पेरिजिलस नाइगर एक कवक है, ठीक ना। ये क्या करता है, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, ठीक ना, जो कि हमारे यूज़ में आता है। दूसरा हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल, जिसे किससे उत्पाद किया जाता है, एक्सिलोबैक्टर एसिटाई से, ठीक ना। ये क्या है, एक जीवाणु है। तो आप लोग ये याद कर रखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा अम्ल क्या कहते हैं रिलीज़ करता है, फिर कौन सा रसायन बनाता है, ठीक। और वो जीवाणु है कि कवक है कि क्या है, ठीक ना, इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगला हमारा ब्यूटिक अम्ल का क्लोस्ट्रीडियम बुटालिकम, ठीक ना। अगला हमारा क्या है, ब्यूटिक अम्ल जो किसके द्वारा बनाया जाता है, क्लोस्ट्रीडियम बुटालिकम द्वारा बनाया जाता है, जो कि क्या है, एक जीवाणु। जो आप ये पहला चित्र देख रहे हैं ये किसका चित्र है, एस्पेरिजिलस नाइगर का है, ठीक ना। और जो ये दूसरा देख रहे हैं ये जीवाणु बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है, एसिटोबैक्टर एसिटाई। और जो तीसरा हमारा जो ये बैक्टीरिया ये हमारा क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम है, ठीक, जो कि क्या है, एक जीवाणु है जो किसका उत्पादन करता है, ब्यूटिक अम्ल का उत्पादन करता है। अगला हमारा लैक्टिक अम्ल जो किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, लैक्टोबैसिलस के द्वारा उत्पादित किया जाता है, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी इसके चित्र को देखा होगा। अगला हमारा एथनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ईस्ट का नाम क्या है यहाँ पे, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक ना। इसका भी चित्र हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, का प्रयोग किया जाता है। तो एथनॉल यानी कि जो दारू होती है उसको बनाने के लिए हम लोग सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग करते हैं। लैक्टोबैसिलस को हम लोग क्या कहते हैं, दही बनाने में करते हैं, ठीक ना। और ये किस रसायन का उत्पाद करता है, लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है। तो आप लोग इसको एज इट इज़ याद रख लेंगे, ठीक ना। कौन सा कवक है, कौन सा बैक्टीरिया है और ये क्या उत्पाद करता है, यानी कि ये कौन सा रसायन छोड़ता है, इसके बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। ये आपसे एमसीक्यू में अधिकतर पूछा जाता है। अगला हमारा एंजाइम लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक संरूपण तथा धुलाई के कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है। तो लाइपेज का प्रयोग हम लोग किस लिए कर सकते हैं, अपमार्जक संरूपण। अपमार्जक संरूपण कहने का मतलब है, अपमार्जक मतलब होता है डिटर्जेंट और संरूपण मतलब उसको बनाना, ठीक ना। तो डिटर्जेंट बनाने के लिए यानी कि जो धुलाई वाला पाउडर होता है उसको बनाने के लिए हम लोग लाइपेज का प्रयोग करते हैं। तथा धुलाई के कपड़ों में से हम लोग इससे क्या हटाते हैं, तेल के धब्बे हटाते हैं, ठीक ना। यानी कि हम लोग डिटर्जेंट भी बनाते हैं, उसे क्या करते हैं, धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे को हटाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि आप बाजार से खरीदकर फल रस की जो बोतल लाते हैं उसका रस घर से बने फल रस की तुलना में अधिक साफ दिखाई पड़ता है। यानी कि जो आप बाजार से क्या कहते हैं कोई जूस लेके आते हैं वो आप देखेंगे वो फल रस क्या कहते हैं बोतल वाला बहुत ही साफ़ होता है। घर में अगर कोई हम लोग रस बनाते हैं वो उतना साफ़ सुथरा नहीं दिखाई देता है, ठीक ना। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं मैंगो शेक और फ्रूटी, यानी कि जो आम का रस क्या कहते हैं हम लोग घर में निकालते हैं वो काफ़ी गाढ़ा होता है और जो मार्केट से लाते हैं वो कैसा होता है, एकदम क्लियर और साफ़ होता है। पेक्टिनोजिस तथा प्रोटिएजिस के प्रयोग के कारण बोतल वाला रस अधिक स्वच्छ एवं साफ होता है। तो हम लोग उसके लिए एक एंजाइम का प्रयोग करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ठीक ना, जिसका नाम क्या है, पेक्टिनेजिस और प्रोटिएजिस, ठीक ना। इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, जो रस होता है फल का उसको हम लोग अधिक स्वच्छ और क्या करते हैं, साफ बनाते हैं, ठीक ना। अगला हमारा क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो कि क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु जिसे कि हम लोग इंग्लिश में बैक्टीरियम कहते हैं, द्वारा उत्पन्न होता है, जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। यानी कि इसको अपने काम में हम लोग क्या करने लगते हैं, उपयोग में लेते हैं। इसका प्रयोग उन रोगियों में रक्त वाहिकाओं से थक्का को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लॉट हटाने में, यानी थक्का स्फोटन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ये उन रोगियों को दिया जाता है जिनकी रक्त वाहिकाओं में क्या कहते हैं, क्लॉट हो जाता है, यानी कि क्लॉट कहने का मतलब है जाम हो जाता है, ठीक ना। तो यानी इस थक्के को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को थक्का स्फोटन के रूप में लेते हैं। हृदयघात के अग्रक मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हैं। हृदयघात कहने का मतलब है हार्ट अटैक से रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक ना। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहने का मतलब है जो हार्ट में डिजीज़ होते हैं जो इनसे गुजरते हैं उनको क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस नामक जो क्या कहते हैं एक उत्पाद बनाया जाता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, थक्का स्फोटन के रूप में रोगियों को देते हैं। अगला हमारा है जैव सक्रिय अणु। जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन है। जैव सक्रिय अणु का नाम यहाँ पे क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए है, जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक जिसे कि हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्यूनोप्रेसिव, ठीक ना। यानी कि ये क्या करता है, प्रतिरक्षा निरोधक, यानी कि प्रतिरक्षा को क्या करता है, रोकता है। तो ये प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में क्या किया जाता है, रोगियों में उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्पादन किससे किया जाता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है, ठीक ना। जो कि आप चित्र में देख सकते हैं ये किसका चित्र है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक का चित्र है, ठीक ना। जिससे कि एक जैव सक्रिय अणु बनता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए कहते हैं। अगला हमारा क्या है, मोनास्कस परप्यूरियस ईस्ट से उत्पन्न इस स्टैटिन का व्यापारिक स्तर
पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने के रूप में किया जाता है। तो एक क्या कहते हैं ईस्ट है, यानी कि एक कवक है, ठीक ना। ये हमारा क्या है, मोलस्कस पोरपीरियस का चित्र है, ठीक ना। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक ना। तो इससे हम लोग क्या उत्पन्न करते हैं, स्टैटिन नाम का जैव सक्रिय अणु उत्पन्न करते हैं, ठीक ना। और जिसका व्यापारिक स्तर पर किस लिए उपयोग किया जा रहा है, रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, ठीक ना। यानी कि जो रक्त में क्या कहते हैं फैट है या फिर कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में किया जाता है, ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो सके, यानी कि जो रक्त का थक्का है वो ना बने नसों में। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम स्पर्धा संबंधन की तरह क्रिया करते हैं, ठीक ना। कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो एंजाइम होता है हमारी बॉडी में, ठीक ना, उससे ये क्या करते हैं, स्पर्धा करते हैं, यानी कि उससे कंपटीशन करते हैं और उससे क्या कर देते हैं, संदमन कर देते हैं, यानी कि उसको रोक देते हैं, ठीक ना। यानी कि जो इसके लिए एंजाइम उत्तरदायी होते हैं कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले, उससे क्या करते हैं, ये जो स्टैटिन होता है उससे क्या करता है, कंपटीशन करता है, और कंपटीशन करने के बाद क्या कर देता है, कोलेस्ट्रॉल का जो संश्लेषण होता है उसको क्या कर देता है, वो रोक देता है, ठीक ना। तो ये इस तरीके से ये क्रिया करता है या फिर कार्य करता है बॉडी में। अगला है हमारा वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि हम लोग जो गंदा पानी है उसको साफ करने में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इसको पढ़ेंगे। बड़े बड़े शहरों व कस्बों में घरों से निकला मनुष्य का मल व नालियों से बहता गंदा पानी वाहित मल, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं सीवेज इंग्लिश में, कहलाता है। इस वाहित मल को सीधे किसी नदी या झरने में डालना हानिकारक होता है, क्योंकि इनमें पहला क्या है हमारा, इनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है जो जल को दूषित करती है। कार्बनिक पदार्थ कहने का मतलब है जल में अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो जल उतना ही दूषित होगा। इसमें रोगजनक रोगाणु होते हैं, यानी कि इसमें क्या कहते हैं जो पानी होता है वो बहुत ही गंदा होता है और इसमें क्या होते हैं रोगजनक रोगाणु होते हैं, यानी कि रोगों को बढ़ावा देने वाला बैक्टीरिया, फंगस और ये ढेर सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें हानिकारक भारी धातु अकार्बनिक यौगिक होते हैं। इसमें क्या कहते हैं हानिकारक भारी धातु या फिर अकार्बनिक यौगिक भी हो सकते हैं, यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना प्रेजेंट हो, जैसे कि सोडियम हो गया, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड हो गया, और ढेर सारे जो है अकार्बनिक यौगिक भी हो सकते हैं। वाहित मल जलाशयों को प्रदूषित कर देता है, और जो वाहित मल होता है वो क्या करता है, जो जलाशय होते हैं यानी कि जो नदियाँ होती हैं या फिर जो लेक होती हैं या फिर जो तालाब होता है उन्हें क्या कर देता है, ये प्रदूषित कर देता है। इसलिए शहरों में वाहित मल को चारित करने के लिए बड़े बड़े वाहित मल संयंत्र, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि आप ये देख रहे हैं ये क्या हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक ना, जिसे वाहित मल संयंत्र, ठीक ना, लगाए गए हैं, जो पानी को प्रदूषण मुक्त करने में काम आते हैं। और ये क्या करते हैं, जो पानी होता है उनमें क्या करते हैं, प्रदूषण मुक्त करता है, यानी कि इसमें जो प्रदूषण रहता है उसको क्या कर देता है, हटाता है, या फिर पानी को क्या करता है, ये साफ करता है, ठीक ना। वाहित मल उपचार के लिए निम्न 2 चरण होते हैं। पहला हमारा क्या है, प्राथमिक उपचार, दूसरा हमारा द्वितीयक उपचार अथवा जीव विज्ञानी उपचार, ठीक ना। यानी कि हमारा वाहित मल यहाँ से घर से और क्या कहते हैं फैक्ट्री से आता है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग इसका क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक ना, जैसे कि आप ये दोनों अब जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, इन दोनों टैंकों में हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं, ठीक ना। और जो ये बाकी आप नीचे वाला पूरा टैंक देख रहे हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, द्वितीयक उपचार करते हैं, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञानिक उपचार कहते हैं। इनको हम लोग आगे अभी और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं इन चीज़ों को। पहला हमारा है प्राथमिक उपचार। इसमें वाहित मल को भौतिक रूप से उपचारित किया जाता है। इसमें निस्यादन इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन, व अवसादन इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, ठीक ना। विधि का प्रयोग कर बड़े छोटे ठोस कणों को अलग किया जाता है। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। पहला हमारा क्या है, आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निस्यादन द्वारा हटा दिया जाता है। तो जो निस्यांदन की प्रक्रिया होती है वो इस चैम्बर में होती है, ठीक ना, जो कि कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको जूम करके देखेंगे, इसमें ऐसे होता है, ठीक ना। और यहाँ पे देखेंगे आपको ये कुछ सरिया टाइप का ऐसे सीधा सीधा लगा होता है, ठीक ना, जिसमें जो कूड़े करकट होते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं और जो पानी होता है वो क्या होता है, उसके अंदर चला जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक ना, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, निस्यांदन कहते हैं। इसके बाद ग्रिट को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थात छोटे छोटे पत्थर व मिट्टी के कण को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिट कहते हैं, ठीक ना, को अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। उसके बाद जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं और मिट्टी के कण होते हैं इनको हम लोग किस विधि द्वारा हटाते हैं, अवसादन विधि द्वारा क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। यानी कि जो ये अगला चैम्बर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं या फिर अवसादन टैंक कहते हैं, ठीक ना। इसके अंदर क्या कहते हैं, ठीक ना, इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे। इसके अंदर जो ये आप नीचे देख रहे हैं, ठीक ना, जो छोटे छोटे मिट्टी के कण है, ठीक ना, और ये जो पत्थर है वो नीचे जाके बैठ गया, और जो पूरा जो ये पानी है, ठीक ना, ये कहाँ पे है, ऊपर है, ठीक ना। तो जो छोटे कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो पानी होता है वो क्या होता है, ऊपर हो जाता है, ठीक ना। तो अगला स्टेप क्या है हमारा, सभी ठोस जो नीचे बैठ जाते हैं वह प्राथमिक
बनाते हैं, और जो तैरता हुआ भाग होता है प्राथमिक स्राव बनाता है, ठीक ना। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, अगले टैंक में भेज देते हैं, ठीक ना, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेटलिंग टैंक कहते हैं। ये हमारा क्या है, प्राथमिक सेटलिंग टैंक है, ठीक ना। उसके अंदर का दृश्य है ये, ठीक ना। उसके अंदर जो ये पानी होता है ना, वो आगे चला जाता है, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक ना। जो आप ये पीला पीला देख रहे हैं, ये नीचे बैठ जाता है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक आपंग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज कहते हैं। और जो ऊपर ये तैरता हुआ भाग है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक बहिस्राव कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक ना। तो ये जो तैरता हुआ भाग ऊपर दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक बहिस्राव कहते हैं। और जो नीचे ये बैठ गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक आपंग कहते हैं। अब प्राथमिक आपंग बाह्य स्राव को प्राथमिक सेटलिंग टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए ले जाता है, ठीक ना। उसके बाद जो ये प्राथमिक बाह्य स्राव होता है, यानी कि जो ये तैरता हुआ भाग है, ठीक ना, इसको हम लोग जो ये प्राथमिक सेटलिंग टैंक है, ठीक ना, ये एक टैंक का अंदर का दृश्य है, ठीक ना। अगला टैंक जो हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक ना, उसका दृश्य है, उसको हम लोग अब क्या करते हैं, आगे द्वितीयक उपचार के लिए लेके जाते हैं। अगला चरण है हमारा द्वितीयक उपचार, अथवा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञानी उपचार कहते हैं। प्राथमिक बहिस्राव को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट को बड़े वायवीय टैंक को, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एरेशन टैंक, ठीक ना। ये हमारा क्या है, एरेशन टैंक है, ठीक ना। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राथमिक सेटलिंग टैंक, ठीक ना। ये प्राथमिक सेटलिंग टैंक के अंदर का दृश्य है, ठीक ना। तो ये वाला टैंक है, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेटलिंग टैंक कहते हैं, ठीक ना। तो प्राथमिक सेटलिंग टैंक से जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ पे जाएंगी, हमारी इस एरेशन टैंक या फिर बड़े वायवीय टैंक में जाएगी, ठीक ना। ये जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायवीय टैंक बोलते हैं। यहाँ लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे जो भी बाह्य स्राव होता है, ठीक ना, इसे क्या करते हैं, यांत्रिक रूप से हिलाते हैं, ठीक ना। और इसमें क्या करते हैं, वायु पंप करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग डालते हैं या फिर पंप करते हैं। इससे लाभदायक वायवीय सूक्ष्मजीवों की प्रबल सशक्त वृद्धि, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, उर्णक। इससे क्या होता है, जो वायवीय सूक्ष्मजीव होते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो होते हैं, ठीक ना, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उर्णक कहते हैं, ठीक ना। उर्णक क्या होता है, हमारा कवकीय तंतुओं तथा जीवाणुओं की जाल जैसी संरचना, ठीक ना। यानी कि कवक के तंतु, यानी कि कवक ऐसे फिलामेंट लाइक रहते हैं, ऐसे पतले पतले तागे की रूपी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, तंतु कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि हम लोगों ने एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन नामक कवक के बारे में पढ़ा था, या फिर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक ना। इसमें जो कवक का स्ट्रक्चर होता है वो तंतुमय होता है, यानी कि ऐसे पतली पतले धागे नुमा संरचना होती है, ठीक ना। तथा जीवाणुओं की जाल जैसी संरचना के रूप में, ठीक ना। और इसी के ऊपर क्या होता है, जीवाणुओं का ऐसे जाल रहता है, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उर्णक कहते हैं। तो इनकी क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, ठीक ना। यानी कि अगर इनको ऑक्सीजन मिलती है तो जो ये वायवीय सूक्ष्मजीव होते हैं, ठीक ना, ये उर्णक के रूप में क्या होते हैं, इनकी वृद्धि होने लगती है उसके अंदर। वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्मजीव प्राथमिक बाह्य स्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों को खपत करता है। और वृद्धि के दौरान जो ये सूक्ष्मजीव इसके अंदर रहते हैं, ठीक ना, इसके अंदर जो प्राथमिक बाह्य स्राव हम लोग क्या कहते हैं, इस टैंक से इस टैंक में भेजे थे, इसके अंदर जो उपस्थित कार्बनिक पदार्थ कहने का मतलब है यहाँ पे जो इसके अंदर गंदगी थी, उसके प्रमुख भागों की क्या करता है, खपत करता है, यानी कि उसे डाइजेस्ट करता है, उसे या फिर खा जाता है या फिर उसे ख़त्म करता है। यह बहिस्राव के बीओडी को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है, ठीक ना। तो ये जो बहिस्राव होता है, यानी कि जो प्राथमिक बहिस्राव था, इसके बीओडी को क्या करने लगता है, महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक ना। बीओडी मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि बीओडी जितना ज़्यादा होगा, ठीक ना, उतना ज़्यादा गंदा पानी होगा, ठीक ना। उतने ज़्यादा उसमें क्या होंगे, कार्बनिक पदार्थ होंगे, ठीक ना। अगर बीओडी घट रहा है तो यानी कि पानी क्या हो रहा है, हमारा साफ़ हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग अभी और आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि बीओडी होता क्या है। बीओडी ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अपघटित को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकृत करने के लिए जीवाणु द्वारा उपयोग में लाया जाता है, ठीक ना। जैसे कि हम लोग एक बीकर यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक ना, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 लीटर गंदा पानी भर लेते हैं, ठीक ना। तो इस गंदे पानी के अंदर क्या होगा, हमारा कार्बनिक पदार्थ होगा, यानी कि अगर कार्बनिक पदार्थ होंगे तो पानी क्या हमारा गंदा है, ठीक ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अपघटित करेंगे, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ है उनको हम लोग तोड़ के क्या करेंगे, हटाएंगे, ठीक ना। और इसके द्वारा हम लोग किसका उपयोग करते हैं, जीवाणुओं का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, जीवाणुओं का उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो जीवाणुओं द्वारा क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि 1 लीटर पानी में अगर बैक्टीरिया जो गंदगी है, ठीक है, उसे अगर खा जाते हैं, ठीक ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। वाहित मल में जितने अधिक कार्बनिक अपशिष्ट होंगे उसका बीओडी उतना अधिक होगा। यानी कि वाहित मल कहने का मतलब है कि जो गंदा पानी है उसके अंदर जितने भी कार्बनिक अपशिष्ट होंगे, यानी कि जितनी भी गंदगी होगी, उसका बीओडी उतना अधिक होगा। बीओडी अधिक कहने का मतलब है अगर बीओडी हम लोग बढ़ा लेते हैं, ठीक ना, यानी कि अगर हम बीओडी बढ़ा देते हैं, ठीक ना,
बीओडी बढ़ा देते हैं, ठीक ना, तो गंदगी क्या हो जाएगी उस पानी की, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उतना पानी क्या हो जाएगा, डर्टी रहेगा, ठीक ना। अगर बीओडी कम होगा तो गंदगी उतनी कम होगी, ठीक ना, पानी उतना कम गंदा होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाहिद मल में जितने अधिक कार्बनिक अपशिष्ट होंगे उसका बीओडी उतना अधिक होगा। अर्थात हमें कह सकते हैं कि पानी का बीओडी अधिक होगा, यानी कि पानी का बीओडी अधिक होने का मतलब है कि पानी बहुत ही गंदा है। उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उतनी अधिक होगी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उतनी होगी, यानी कि कार्बनिक पदार्थ वही होते हैं जो पानी को क्या करते हैं, गंदा करते हैं, ठीक ना। तो उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होगी, उतनी अधिक होगी या फिर ज़्यादा होगी, और वह पानी उतना ही अधिक प्रदूषित होगा, और वो जो पानी है, ठीक ना, वो उतना ही क्या होगा, अधिक प्रदूषित होगा, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होगा, यानी कि जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ज़्यादा पानी गंदा होगा। वाहिद मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक बीओडी घट ना जाए, और वाहिद मल का उपचार हम लोग तब तक करते हैं जब तक उसका बीओडी घट ना जाए, ठीक है। यानी कि उसको हम तब तक साफ करेंगे जब तक उसके कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा घट ना जाए, यानी कि उस पानी की गंदगी घट ना जाए, ठीक ना। बीओडी मतलब इक्वल टू समझ लो कि गंदगी से रिलेटेड, ठीक ना। बीओडी जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या कहते हैं, पानी गंदा होगा, बीओडी जितना कम होगा उतना पानी क्या होगा, साफ होगा। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक ना। और बीओडी मतलब क्या होता है, 1 लीटर पानी में क्या कहते हैं, हम अगर कोई गंदगी ले लें, ठीक ना, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, जीवाणुओं द्वारा या फिर बैक्टीरिया द्वारा क्या करते हैं, उसको पचाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि 1 लीटर पानी में बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन यूज़ हुई, ठीक ना, उस कार्बनिक अपशिष्ट को पचाने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीओडी कहते हैं। तो आपको मैंने अलग अलग तरीके से बीओडी समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम द्वितीयक उपचार में आगे बढ़ते हैं। एक बार वाहित मल अथवा व्यर्थ जल का बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाए तब द्वितीयक बहिस्राव, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फ्लैंट, को द्वितीयक निषादन टैंक, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में भेजते हैं, जहाँ जीवाणु झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं, उर्णक। उर्णक के बारे में मैंने पहले ही बताया था, ठीक ना। कवकीय तंतुओं से बना क्या कहते हैं, और बैक्टीरिया से मिलकर जो जाल जैसी रूपी संरचना बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उर्णक कहते हैं। नीचे बैठ जाते हैं या उस साथ जो नीचे बैठते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय आपंग कहते हैं, ठीक ना। अब हम लोग इसको समझते हैं। अगर एक बार क्या कहते हैं, इसके अंदर जो क्या कहते हैं गंदा पानी था, ठीक ना, इसका बीओडी क्या कहते हैं, पर्याप्त मात्रा में घट जाए। बीओडी पर्याप्त मात्रा घटने का कहने का मतलब है पानी थोड़ा सा हमारा क्या हो जाए, साफ हो जाए, ठीक ना। तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक बहिस्राव बोलते हैं। यानी कि अगर बीओडी पर्याप्त मात्रा में इसके अंदर अगर घट जाता है, ठीक ना, तब इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक बहिस्राव कहते हैं, ठीक ना। अब द्वितीयक बहिस्राव को हम लोग कहाँ पे भेजते हैं, ये अगले टैंक में भेजते हैं, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक निषादन टैंक बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक बोलते हैं, ठीक ना। तो जब क्या कहते हैं, बीओडी पर्याप्त मात्रा यानी कि गंदगी पर्याप्त मात्रा में घट जाए तब हम लोग क्या करते हैं, इसे द्वितीयक बहिस्राव करते हैं, ठीक ना। अब द्वितीयक बहिस्राव को हम लोग कहाँ भेजेंगे, द्वितीयक निषादन टैंक के अंदर भेजेंगे, ठीक। जहाँ पे क्या होता है, जो जीवाणु झुंड आप जो ये नीचे देख रहे हैं, जो जीवाणु का झुंड था, ठीक ना, जिसे कि हम लोग क्या बोलते थे, उर्णक कहते हैं, ये कहाँ बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, ठीक ना। यहाँ पे जो क्या कहते हैं, ये उर्णक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उर्णक, ठीक ना। उर्णक क्या होता है, कवकीय तंतुओं तथा जीवाणुओं की जाल जैसी संरचना, ठीक ना। अब ये क्या होता है, यहाँ पे ये नीचे आके ऐसे बैठ जाता है, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे जो ये नीचे बैठ जाता है उर्णक आके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय आपंग कहते हैं, ठीक ना। और सक्रिय आपंग को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सक्रिय आपंग जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज, यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक्टिवेटेड स्लज है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय आपंग कहते हैं, को बड़े टैंक में भेजा जाता है, जिसे अवायवीय आपंग सापाचित्र कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद इसे हम लोग बड़े टैंक में भेजते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवायवीय आपंग सापाचित्र, ठीक ना। जो आप ये नीचे वाला टैंक देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवायवीय आपंग सापाचित्र कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद इसको कहाँ भेज देते हैं, यहाँ पे हम लोग भेज देते हैं। या जीवाणुओं की अन्य किस्में जो अवायवीय रूप से वृद्धि करती है, और यहाँ पे जीवाणु की अन्य किस्में होती है जो यहाँ पे क्या करती हैं, अवायवीय रूप से क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करेंगी, ये ग्रो करेंगे। और जो यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होते थे, यानी कि उर्णक की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो होते थे, ठीक ना। और ये कौन से बैक्टीरिया हैं, ये वो बैक्टीरिया या फिर वो जीवाणु हैं जो अवायवीय रूप से ग्रो करते हैं, ठीक ना, यानी वृद्धि करते हैं, यानी अपनी जनसंख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। वे आपंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एक्टिवेटेड स्लज, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, में उपस्थित जीवाणु तथा कवकों का पाचन अपघटित कर लेती है, ठीक ना। उसके अंदर जो क्या कहते हैं, जो जीवाणु और जो कवक रहता है, यानी कि जो उर्णक रहता है, ठीक ना, इसके अंदर जो क्या कहते हैं,
जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कर लेते हैं, उर्वरक यानी कि जो हम लोग पहले पढ़े थे जीवाणु तथा कवक की जो जाल रूपी संरचना होती है, इसका क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, यानी कि इसको क्या कर देते हैं, अपघटित करते हैं, इसे क्या कर देते हैं हम लोग, पचा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इस अपघटन से मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड व CO2 गैस उत्पन्न होती है। इस अपघटन से यानी कि इसको क्या कहते हैं, जब वो पचाता है, ठीक ना, यहाँ पे जो क्या कहते हैं अवायवीय रूप से जो बैक्टीरिया इन चीज़ों को, इन जीवाणु या कवकों का पाचन करता है, उसके अपघटन से क्या होता है, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड जिसे कि हम लोग H2S बोलते हैं व CO2 गैसें उत्पन्न होती हैं। मीथेन क्या होती है, मीथेन को हम लोग बर्न करते हैं, इसे हम लोग ईंधन के रूप में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। बाकी ये सब हाइड्रोजन सल्फाइड ये सब बाई प्रोडक्ट हैं इसके, ठीक ना। ये थोड़ा सा बदबू भी करता है हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री की लैब में एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो। इससे बायोगैस को हम लोग क्या बोलते हैं, गोबर गैस का निर्माण होता है, ठीक ना। यह एक ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोग रोशनी करने व खाना पकाने में किया जाता है, ठीक ना। और ये एक तरीका का क्या होता है, बायोगैस होता है, जो कि क्या है, ज्वलनशील, यानी कि ये ऐसी गैस है जो जल सकती है और जिसका उपयोग हम लोग किस लिए कर सकते हैं, रोशनी भी कर सकते हैं और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, खाना भी पका सकते हैं। इस प्रकार उपचारित पानी में प्रदूषकों की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिससे अब इसे हम किसी भी प्राकृतिक जलाशय जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, नदियों झरनों में छोड़ा जा सकता है। और जिसके कारण जो उपचारित पानी होता है, ठीक ना, इसमें क्या होती है, प्रदूषकों की मात्रा बहुत कम हो जाती है और जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक जलाशय या फिर नदियों झरनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। हमारी सरकारों को बड़े शहरों और कस्बों में इस तरह के संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में लगाना चाहिए, जिससे हम अपनी नदियों को प्रदूषित होने से बचा सकें और लोगों को प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों से भी बचाया जा सके। अगला हमारा है, भारत की दो प्रमुख नदियाँ गंगा व यमुना वाहित मल कहने का मतलब है गंदा पानी, वह फैक्ट्रियों से निकली गंदगी से अत्यधिक प्रदूषित हो गई है और इसके लिए भारत सरकार ने पर्यावरण व वन मंत्रालय ने दोनों नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा एक्शन प्लान व फिर यमुना एक्शन प्लान बनाए हैं, जिससे इनके किनारे पर वाहित मल उपचार संयंत्र लगाए जाएंगे, जिससे इनमें गिरने वाले पानी को प्रदूषण मुक्त किया जा सके, ठीक ना। यानी कि इस प्लान में हम लोग क्या करेंगे, जो वाहित मल उपचार संयंत्र है नदी के किनारे लगाएंगे, उसमें जो क्या कहते हैं प्रदूषकों की मात्रा है या फिर जो पानी है उसको गंदा होने से हम लोग क्या करेंगे, बचाएंगे। हमारा अगला टॉपिक है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव। हम लोग बायोगैस कैसे सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादित करते हैं या फिर बनाते हैं, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। बायोगैस गैसों का एक समूह है जिसमें मुख्यतः मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, 50 to 70% व अन्य गैसें जैसे कि क्या होते हैं, CO2, H2S या H2 हो सकती हैं, ठीक ना। तो बायोगैस में क्या कहते हैं, मीथेन के अलावा अन्य गैसें भी हो सकती हैं जैसे CO2, H2S और H2 हो सकती हैं। अवायवीय श्वसन जीवाणु सेलुलोज के अपघटन द्वारा CO2 व H2O के साथ साथ मीथेन बनाते हैं। तो अवायवीय श्वसन द्वारा जो जीवाणु होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं वो सेलुलोज के अपघटन यानी कि सेलुलोज को पचाते हैं, ठीक ना। उससे क्या बनता है, हमारा CO2 या फिर H2O के साथ साथ मीथेन गैस हमारी बनती है, ठीक ना। और मीथेन गैस ज्वलनशील होती है। इन जीवाणुओं को मिथेनोजेन जीवाणु जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में मिथेनोजेन बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक ना। और इन जीवाणुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथेनोजेन बैक्टीरिया कहते हैं, यानी कि जो सेलुलोज से अपघटित करके क्या कहते हैं, CO2, H2O व मीथेन बनाते हैं, ठीक ना। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथेनोजेन बैक्टीरिया कहते हैं। इनमें मिथेनोबैक्टीरियम मुख्य होता है और इनमें से क्या कहते हैं, जो मिथेनोबैक्टीरियम होता है वो क्या होता है, मुख्य होता है, जो ये काम करता है। यह जीवाणु जुगली करने वाले पशुओं की आहार नाल के रुमेन भाग में पाया जाता है। और जो ये जीवाणु होता है ये क्या करते हैं, जो जुगली करने वाले की जो पागुर करती हैं भैंसें, यानी कि जो चारा क्या कहते हैं मुँह में ढेर सारा डाल लेते हैं, उसके बाद बैठ के अपना मुँह डुलाती हैं या फिर चलाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जुगली करने वाले पशुओं, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जुगली करने वाले पशुओं, ठीक ना। कि आहार नाल के रुमेन भाग, तो पशुओं का एक भाग होता है जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, रुमेन भाग बोलते हैं, ठीक ना। ये पाया जाता है, तो ये बैक्टीरिया वही रुमेन भाग में क्या किया जाता है, पाया जाता है। रुमेन में सेलुलोज युक्त भोजन भरा होता है और रुमेन में क्या होता है, जो सेलुलोज युक्त भोजन होता है वो क्या होता है, भरा होता है, ठीक ना। यहाँ यह जीवाणु सेलुलोज को पचाकर उनकी पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पे जो ये जीवाणु होते हैं सेलुलोज को पचाकर क्या करते हैं, उनकी पाचन क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस पाचन क्रिया के उत्पाद के रूप में मीथेन निकलती है और इस पाचन क्रिया के उत्पाद के रूप में कौन सी गैस निकलती है, हमारी मीथेन गैस निकलती है। इसलिए पशुओं के अपचित भोजन जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, गोबर, ठीक ना। अपचित भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, गोबर।
में इन जीवाणुओं की प्रचुर मात्रा होती है, और जो ये जीवाणु होते हैं इनमें इनकी मात्रा क्या होती है, पर्याप्त होती है, फिर प्रचुर होती है। और गोबर से बायोगैस बनते हैं, और जो गोबर होता है उससे हम लोग क्या बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं। इस गोबर से निकलने के कारण गोबर गैस भी कहते हैं, और इसे गोबर से निकलने के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। गोबर गैस संयंत्र जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, बायोगैस संयंत्र, जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे ये कैसा दिखता है, ठीक ना। ये हमारा क्या है, गोबर गैस संयंत्र या फिर ये बायोगैस है, ठीक ना। इसी से हम लोग क्या करते हैं, बायोगैस प्राप्त करते हैं। इसके मुख्य पार्ट होते हैं, पहला हमारा है करदम। करदम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लरी टैंक, ठीक ना। तो जो हमारा ये आप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करदम बोलते हैं या फिर स्लरी टैंक बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, गोबर और जल का क्या होता है, मिश्रण होता है। दूसरा होता है हमारा ये डाइजेस्टर। ये हमारा क्या है, डाइजेस्टर, जो आप नीचे संरचना देख रहे हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर बोलते हैं। और तीसरी संरचना जो आप ये ऊपर देख रहे हैं, ठीक ना, ये हमारा क्या होता है, गैस होल्डर होता है। यहीं पे क्या होती है, मीथेन गैस बनती है हमको। अगला हमारा क्या है, हमारा स्लज टैंक है। ये हमारा क्या आता है, जो ये वेस्ट बच जाता है, ठीक ना, ये आगे कहाँ चला जाता है, स्लज टैंक में चला जाता है, ठीक ना। तो इस संयंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं, ठीक ना। और ये क्या है, एक संयंत्र है, एक प्रारूप बायोगैस। संयंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं, और संयंत्र में क्या होते हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं, जिनके बारे में हम लोग डिटेल में अब आगे एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें एक छोटा सा टैंक होता है, जिसे गोबर को पानी के साथ मिलाया जाता है और स्लरी बनाई जाती है, ठीक ना। इसमें एक छोटा सा टैंक होता है, जैसे कि हमारा क्या एक छोटा सा टैंक होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, गोबर को पानी के साथ मिलाते हैं। ये हमारा गोबर है, हमारा क्या है, जल है, ठीक ना। और जिससे मिलाने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, स्लरी बनाते हैं। इस स्लरी को एक पाइप द्वारा मुख्य डाइजेस्टर टैंक में लिया जाता है, ठीक ना। उसके बाद इस स्लरी को हम लोग क्या करते हैं, एक मुख्य पाइप द्वारा कहाँ ले जाते हैं, डाइजेस्टर टैंक पर लेके जाते हैं। डाइजेस्टर टैंक यहाँ 10 से 15 फीट गहरा टैंक होता है, और डाइजेस्टर टैंक जो होता है ये धरती के अंदर कम से कम 10 से 15 फीट का ये गहरा टैंक होता है। इसकी जो दीवारें होती हैं वो सीमेंट के बन सकती हैं, या फिर कंक्रीट या फिर पक्की ईंटों की ये बनती हैं। इसमें गोबर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लरी को संग्रहित किया जाता है। इसके आगे जो ये स्लरी होती है ना, जो इसके अंदर से यहाँ पे जाती है, ठीक ना, ये यहाँ पे क्या होती है, संग्रहित होती है, यानी कि इकट्ठा होती है। यहीं पर जीवाणु द्वारा गोबर का पाचन, ठीक ना, यहीं पे क्या होता है, जीवाणु द्वारा क्या किया जाता है, गोबर का पाचन किया जाता है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन, जिसके कारण इसके अंदर क्या होती है, बायोगैस उत्पन्न होती है। और जो ये गैस उत्पन्न होती है ऊपर की तरफ जाती है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, गैस होल्डर कहते हैं। डाइजेस्टर वायुरोधी होता है, और जो डाइजेस्टर होता है वो क्या होता है, वायुरोधी, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की क्या कहते हैं, वायु नहीं जा पाती है, ठीक है। ये ज़मीन के अंदर होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे वायुरोधी होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती है। और इसलिए यहाँ बनी गैसें ऊपर तैरते हुए धातु के गैस होल्डर में एकत्र होती है, और इसलिए यहाँ पे जो बनी क्या कहते हैं, धातु की क्या कहते हैं, गैस होल्डर होती है। इसी में क्या कहते हैं, ये जो गैस होती है एकत्र होती रहती है, ठीक ना। यानी कि यहाँ से जो गैस बनेगी ये यहाँ पे ऊपर उठने के बाद यहाँ पे क्या होगी, ये एकत्र होती रहेगी। उसके बाद यहाँ पे ये आगे पाइप द्वारा क्या कहते हैं, हमारे घरों में अगर आपको चूल्हा जलाना है तो चूल्हा जला सकते हैं आप, इससे अगर रोशनी करना चाहते हैं तो रोशनी भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, गैस के बनने के साथ साथ गैस होल्डर ऊपर उठ जाता है, और गैस के बनने के साथ साथ जो गैस होल्डर होता है ये ऊपर उठ जाता है। जो ये गैस होल्डर होता है पूरा ये आपको दिख रहा है, ठीक ना। अगर इसके अंदर यहाँ पे ये ऐसे खुला टाइप का रहता है, ठीक ना, जब इसके अंदर क्या कहते हैं गैस बनती है तो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं ऊपर की ओर क्या हो जाता है, ये उड़ जाता है। इस होल्डर में एक निकास पाइप होती है, जैसा कि मैंने अभी बताई, ये क्या हमारी है, निकास पाइप होती है, जिससे आसपास के घरों में गैसों की आपूर्ति की जाती है। जिससे हम लोग क्या करते हैं, आसपास के जो घर होते हैं, ठीक ना, वहाँ पे क्या करते हैं, गैस की आपूर्ति करते हैं, यानी कि इसको हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या फिर खाना बनाने में हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाचन के पश्चात बचे गोबर को वहाँ से बाहर निकालने के लिए एक पाइप से जुड़ा टैंक होता है। इसमें आए गए गोबर को उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है, तथा गैस ऊर्जा स्रोत के रूप में काम में आती है, ठीक ना। तो यहाँ से जो बचा हुआ क्या कहते हैं, गोबर होता है, ठीक ना, ये आगे क्या कहते हैं, अगले टैंक में जाता है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे हम इसका उपयोग क्या कहते हैं, उर्वरक के रूप में भी कर सकते हैं, यानी खेतों में डालकर हम लोग खेतों की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है गोबर को हम लोग उर्वरक के रूप में काम में ले सकते हैं। और दूसरा स्रोत हमारा क्या है, इसको हम गैस के रूप में भी काम में ले सकते हैं, यानी कि ईंधन के रूप में भी हम लोग इस चीज़ को काम में ले सकते हैं। संगठन बायोगैस में 50 से 70% मीथेन, 25 से 35% कार्बन डाइऑक्साइड, 1 से 5% हाइड्रोजन, 2 से 7% नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक ना। यानी कि बायोगैस में 50 से 70% क्या होती है, मीथेन गैस होती है, बाकी बची 25 से 35% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 1 से 5% क्या होती है, हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस होती है, 2 से 7% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन यानी कि N2 गैस पाई जाती है, ठीक ना। हम लोग पढ़ेंगे बायोगैस के फ़ायदे, ये हमारा अगला टॉपिक है। इसे आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, यानी कि इसे हम लोग आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं।
या भोजन पकाने, रोशनी व अन्य ऊर्जा स्रोतों की तरह काम में आती है। तो ये भोजन पकाने में भी काम आती है, रोशनी या फिर अन्य ऊर्जा स्रोत के रूप में ये चीज़ें हमारे काम में आ सकती है। यानी कि जो हम लोग बायोगैस पढ़े थे तो ये हम लोग निम्न रूप से इसके फ़ायदे उठा सकते हैं, ठीक ना, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसके उप उत्पाद उर्वरक के रूप में काम में आता है, यानी कि जो इसका उप उत्पाद है, यानी कि जो स्लरी था उसको हम लोग उर्वरक के रूप में खेतों में काम में ले सकते हैं, ताकि हम लोग अपने खेतों की उत्पादक क्षमता को बढ़ा सकें और अच्छी से अच्छी फसल उससे प्राप्त कर सकें। या गोबर के कारण व मल अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रदूषण को समाप्त कर सकती है, या फिर जो ये गोबर के कारण या फिर मल अपशिष्ट के कारण जो होने वाले प्रदूषण होते हैं उसे क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। भारत चूँकि एक कृषि प्रधान देश है और पशुओं की संख्या भी यहाँ विश्व में सर्वाधिक है, इसलिए भारत में बायोगैस संयंत्रों को लगाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और जिसका शॉर्ट फॉर्म है IARI, व खादी व ग्राम उद्योग कमीशन जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है KVIC सहायता उपलब्ध कराती है, ठीक ना। ये बायोगैस संयंत्र इनको लगाने के लिए जो हमारी सरकार है यहाँ पे 2 कमीशन है, ठीक ना, IARI और जो KVIC है, ठीक ना, ये सहायता उपलब्ध कराती हैं ताकि लोग क्या कर सकें, इस चीज़ को अपने घरों में लगवा सकें। क्योंकि जो गाँव होते हैं वहाँ पर संख्या ज़्यादा होती है पशुओं की, तो वहाँ पर हम लोगों को गोबर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो हम लोग इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोब्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक ना। यानी कि हम लोग खेती में कैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके अपनी उत्पादक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। मनुष्य ने कृषि उत्पादन बढ़ाने में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया तथा फसलों को रोगों व पीड़कों से बचाने के लिए अनेक रासायनिक पीड़कनाशकों का उपयोग कर रहा है, परंतु इन रासायनिकों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ठीक ना। तो मनुष्य जो है वो क्या करते हैं, कृषि उत्पादन यानी कि अपनी फसल की जो उत्पादक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए किसका उपयोग कर रहा है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहा है, ठीक ना, और फसलों को रोगों से बचाने के लिए रासायनिक पीड़कनाशकों का उपयोग कर रहा है। लेकिन जो ये रसायन होते हैं इनके अत्यधिक उपयोग से जो पर्यावरण होता है वो बहुत क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, फिर पर्यावरण को बहुत ही नुकसान हो रहा है। इसके भविष्य में परिणाम भयावह हो सकते हैं, यानी कि जो इसके परिणाम है वो क्या कहते हैं, बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं या बहुत ही डरावने हो सकते हैं आगे। इसलिए रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों की खोज व उनको प्रचलन में लाने का प्रयास हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या किए, रासायनिक उर्वरकों की जगह पे हम लोगों ने क्या किया, जैव उर्वरकों की खोज की या फिर उसको प्रचलन यानी कि उसको यूज़ में हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में निम्न प्रयास किए गए, इन संदर्भ में हम लोगों ने निम्न प्रयास किए जिनके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण, यानी कि जो पीड़क होते हैं या फिर जो रोग फैलाते हैं उनका हम लोग जैविक रूप से कैसे उस पर नियंत्रित कर सकते हैं ताकि वो हमारी फसलों को नुकसान ना पहुंचा सकें। पीड़कों के जैविक नियंत्रण में प्राकृतिक परभक्षण को आधार बनाया जा रहा है, इसलिए हम लोग कृषि में क्या कर रहे हैं, कार्बनिक कृषि, यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का जैविक खादों का उपयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक कृषि कहते हैं, को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें कृषक रासायनिक पीड़कनाशकों, उर्वरकों व दवाइयों के स्थान पर गोबर की खाद व जैव पीड़कनाशकों का उपयोग करता है, जिससे रसायनों के दुष्प्रभावों से वनस्पति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लोरा, व जंतुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, फौना, को बचाया जा सकता है, ठीक ना। इसमें जो कृषक होते हैं यानी कि जो किसान होते हैं रासायनिक पीड़कनाशकों या फिर उर्वरकों या फिर दवाइयों के स्थान पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना, और जैव पीड़कनाशकों का उपयोग करते हैं, यानी कि जो जैविक रूप से क्या कहते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका उपयोग करते हैं पीड़कनाशकों के रूप में, ठीक ना, जिससे जो रसायन के जो दुष्प्रभाव होते हैं, ठीक ना, पक्षियों और जंतुओं पे, उससे हम लोग क्या कर सकें, बच सकें। इसके लिए हमें पीड़कों के जीवन चक्र, उनके परभक्षी, उनके भोजन ग्रहण करने के तरीके, उनके आवास आदि की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम उनके लिए जैविक नियंत्रण पद्धति को विकसित कर सकें, ठीक। इसके लिए हम लोगों को जो पीड़क होता है यानी कि जो पौधों को नुकसान पहुंचाता है उसके पूरे जीवन चक्र के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। उनके परभक्षी यानी कि वो किस चीज़ को खाते हैं, उनके भोजन ग्रहण करने के तरीके यानी कि वो भोजन किस तरीके से ग्रहण करते हैं, उनके आवास यानी कि रहने आदि की क्या होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम उनके लिए जैविक नियंत्रण पद्धति को विकसित कर सकें, यानी कि जिसे हम लोग क्या कर सकें, जो जैविक नियंत्रण की पद्धति है उसके खिलाफ हम लोग क्या कर सकें, विकसित कर सकें, या फिर उस चीज़ को हम लोग मार सकें बिना रसायन के ही। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अनेक तरीके खोजे भी गए हैं, जैसे काली व लाल धारियों वाला भृंग। भृंग क्या होता है, हमारा एक तरीके का कीड़ा होता है, ठीक। बीटल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेडी बर्ड। एफिड व व्याध पतंगा, व्याध पतंगा को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ड्रैगन फ्लाइज, मच्छरों को नष्ट करने में सहायता करती हैं, ठीक ना। तो ये जो हमारा भृंग होता है, लेडी बर्ड, और जो एफिड होती है या फिर व्याध पतंगा होता है, ये क्या करता है, मच्छरों को नष्ट करने में सहायता करता है या फिर हमारी मदद करता है।
बैसिलस थुरिंजिएसिस जीवाणु से प्राप्त क्राई प्रोटीन कैटरपिलर लार्वा को नियंत्रित करने में सहायक होता है, ठीक ना। तो बैसिलस थुरिंजिएसिस क्या है, एक तरीके का जीवाणु है, ठीक ना। उसके अंदर क्या होता है, एक क्राई प्रोटीन नाम का क्या कहते हैं एक प्रोटीन होता है जो कैटरपिलर लार्वा होती है, यानी कि जो पौधों का पत्ती खा जाती है फिर नुकसान पहुंचाती है, उसको नियंत्रित करने में क्या होता है, सहायक होता है। क्राई प्रोटीन कैटरपिलर लार्वा की आहार नाल में छेद कर देता है, जिससे उत्तक द्रव उसमें भर जाता है और वह फट जाती है और लार्वा मर जाता है, ठीक ना। और जो ये क्राई प्रोटीन होता है बहुत ही खतरनाक होता है कैटरपिलर के लिए, ठीक ना। यानी कि ये पत्ती खाती है, ठीक ना। तो पत्ती के अंदर से पहले ही क्या होता है, क्राई प्रोटीन होता है जो इसकी आहार, जैसे ये खाती है क्राई प्रोटीन को तो इसके आहार नाल में चला जाता है, ठीक ना। और जिसके कारण क्या हो जाता है, उसके आहार नाल में छेद हो जाता है, ठीक ना। छेद होने के साथ उसमें क्या होता है, जो उत्तक द्रव्य होता है यानी कि जो आसपास के द्रव्य होते हैं उसमें भर जाते हैं और वो भरने के साथ साथ वो क्या हो जाती है, फट जाती है आहार नाल इसकी, और लार्वा जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया तो आगे भी आने वाले चैप्टर में बैसिलस थुरिंजिएसिस को हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ना। बायोटेक्नोलॉजी या फिर जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग में इसको हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस प्रोटीन को बनाने वाले जीन को जीवाणु से निकालकर अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा दूसरे पौधों में डाला जा रहा है। अब इस प्रोटीन को हम लोग क्या कर रहे हैं, जीवाणु के जीन से निकाल लेते हैं, यानी कि जो जीवाणु का डीएनए उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रोटीन को निकालते हैं, ठीक ना। और निकालने के साथ साथ अनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसे दूसरे पौधों में भी क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ठीक ना। ताकि अगर ये प्रवेश कर जाए, अगर उस पौधे को कोई भी कीड़ा या मकोड़ा खाने आए, ठीक ना, उसके साथ भी यही हाल हो, जिसे ये कैटरपिलर लार्वा का आहार नाल में छेद हो जाता है, ठीक ना। वैसे भी जो इसको रोग पहुंचाते हैं पीड़क, ठीक ना, उसके भी आहार नाल में छेद हो जाएगा इस प्रोटीन को खाने से और वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और उन्हें प्राकृतिक रूप से कीटरोधी बनाया जा रहा है और उन्हें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप से क्या कर रहे हैं, कीटरोधी बना रहे हैं, ठीक ना। जैसे बीटी कॉटन को बारे में हम लोग अभी और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। बीटी ब्रिंजल जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, बीटी ब्रिंजल को हम लोग बैगन बोलते हैं, ठीक ना। जिसे हिंदी में इसका नाम है बीटी कपास व बीटी बैगन, ठीक ना। बीटी मतलब होता है यहाँ पे बैसिलस थुरिंजिएसिस से रिलेटेड है, ठीक ना। आगे हम पढ़ते हैं कवक ट्राइकोडर्मा, जो पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला मुक्त जीवी कवक है। तो एक कवक है जिसका नाम हमारा क्या है, ट्राइकोडर्मा है, ठीक ना। वो पौधों की जड़ों में कैसे पाया जाता है, मुक्त जीवी रूप में पाया जाता है। मुक्त जीवी रूप में कहने का मतलब है ये मुक्त रूप में पाया जाता है, यानी कि ये पौधों पे डिपेंड नहीं रहता है। जो पादप रोग के उपचार में काम में आता है और जो पादप का जो रोग होता है उसके उपचार में क्या करता है, ये काम आता है। और इसे जैव नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जा रहा है और इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैव नियंत्रक के रूप में क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त बैक्यूलोवायरसिस रोगजनक को कीटों व अन्य आर्थ्रोपोडियन को नष्ट करने के लिए उपयोग में लेते हैं, ठीक ना। इसके अतिरिक्त क्या कहते हैं, बैक्यूलोवायरसिस रोगजनक होता है, ठीक ना, जो कीटों व फिर अन्य आर्थ्रोपोडियन, कीट मतलब कि कीड़े या फिर जो अन्य आर्थ्रोपोडियन मतलब कि जो कीटों का एक पूरा समूह होता है वो किसके अंतर्गत आता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थ्रोपोडियन, को नष्ट करने के लिए उपयोग में लेते हैं, ठीक ना। तो जो एक बैक्यूलोवायरस रोगजनक होता है इसे हम लोग किसके रूप में लेते हैं, कीटो या फिर अन्य आर्थ्रोपोडियन को नष्ट करने के लिए उपयोग में लेते हैं। ये वायरस न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोसिस वायरस वंश के सदस्य हैं। तो ये वायरस किसके सदस्य हैं, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोसिस वायरस वंश के सदस्य हैं। ये पादपों, स्तनधारियों, पक्षियों या अन्य जीवों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो ये क्या करते हैं, पौधों क्या और स्तनधारियों या फिर पक्षियों या फिर अन्य जो जीव होते हैं इन जीवों पर कोई भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं दिखाते हैं। ये केवल विशिष्ट लक्ष्य पर ही कार्य करते हैं और ये केवल क्या करते हैं, विशिष्ट लक्ष्य पर ही कार्य करते हैं, यानी कि ये सिर्फ कीटों और क्या करते हैं और जो आर्थ्रोपोडियन है उनको नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं, ना कि क्या कहते हैं स्तनधारियों को ये कोई नुकसान पहुंचाएगा, ना पक्षियों को या फिर जो फिर और जीव हैं, ठीक ना, उन पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं डालेगा ये। अगला टॉपिक है हमारा जैव उर्वरक। जैव उर्वरक वास्तव में एक प्रकार के जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, पादप या फिर जंतु, उसमें दोनों आते हैं, जो मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग जैव उर्वरक कहते हैं, ठीक ना। तो ये क्या करते हैं, वास्तव में एक प्रकार के क्या हैं, जीव हैं, ठीक ना, जो क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग क्या इन्हें बोलते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। जैव उर्वरक पर्यावरण के किसी भी भाग को प्रदूषित नहीं करते हैं और जो जैव उर्वरक होते हैं वो पर्यावरण के किसी भी भाग को क्या कर सकते हैं, प्रदूषित नहीं करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ये रासायनिक उर्वरकों से उत्पन्न पार्श्व प्रभाव को भी उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक ना। यानी कि जो ये रासायनिक उर्वरक होते हैं, ठीक ना, उसमें क्या होते हैं, पार्श्व प्रभाव, यानी कि उसको उपयोग करने के बाद जो उसके प्रभाव होते हैं वो बाद में वो बहुत ही भयावह होते हैं या फिर बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये उससे उत्पन्न नहीं होता है। इनके लिए किसानों को अधिक व्यय भी नहीं करना पड़ता और इनके लिए जो किसान होते हैं उसको क्या कहते हैं, अधिक पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं।
इसलिए ये रासायनिक उर्वरकों की तुलना में अधिक उपयोगी व प्रभावशाली होते हैं। और इसलिए क्या कहते हैं, जो ये रासायनिक उर्वरक होते हैं उनकी तुलना में अधिक उपयोगी होते हैं, यानी कि अधिक काम में लिए जा सकते हैं और क्या होते हैं, प्रभावशाली भी होते हैं। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया है। ठीक ना, जैव उर्वरकों का जो मुख्य स्रोत है वो क्या हमारा जीवाणु हो सकता है, कवक हो सकता है और ये लास्ट में हमारा क्या है, साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। पहला हमारा है राइजोबियम जीवाणु, जिसे हम लोग जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। या एक सहजीवी जीवाणु है। सहजीवी कहने का मतलब है ये पौधों पे अपनी ज़रूरतों के लिए निर्भर रहता है। या लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे, जो चना होता है हमारा, वो लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा होता है, तो ये उसकी जड़ों में पाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, राइजोबियम जीवाणु है, जो पौधों की जड़ों में पाया जाता है। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक अणु में रूपांतरित कर देता है। और ये क्या करता है, जो नाइट्रोजन क्या कहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है, उसे क्या करता है, रूपांतरित कर क्या कर देता है, कार्बनिक अणु में कन्वर्ट कर देता है। ठीक ना, जिसे पादप पोषकों के रूप में उपयोग में लेते हैं। जिससे जो पौधे होते हैं इसको क्या करते हैं, पोषकों के रूप में अपने उपयोग में लेने रखते हैं। ठीक ना। दूसरा है हमारा मुक्तजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मुक्त रूप से करते हैं, यानी कि ये किसी के साथ सहजीविता में नहीं रहते हैं। ये जीवाणु मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, यानी कि किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बनाते हैं, ताकि जो पौधा है उसे उपयोग कर सके। जो पादपों के लिए उर्वरक की तरह प्रयोग में ली जाती है और जो पौधों के लिए क्या करते हैं, उर्वरक की तरह उपयोग में हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें निम्न जीवाणु मुख्य भूमिका निभाते हैं, जैसे एजोस्पाइरलम, जो आप ये चित्र देख रहे हैं, किसका चित्र है, एजोस्पाइरलम का चित्र है। दूसरा हमारा क्या है, एजोबैक्टर, जो आप ये दूसरा चित्र देख रहे हैं, ये किसका चित्र है, एजोबैक्टर का चित्र है। तीसरा हमारा क्या है, नाइट्रोबैक्टर, जो आप ये चित्र देख रहे हैं, किसका चित्र है, नाइट्रोबैक्टर का है। चौथा हमारा क्या है, नाइट्रोसोमोनास, ये जो आप चौथा चित्र देख रहे हैं, क्या हमारा नाइट्रोसोमोनास का चित्र है। ठीक ना। तीसरा हमारा है माइकोराइजा, कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा स्थापित करते हैं, यानी कि ये हमारा कवक है और ये क्या हमारा पौधा है। ठीक ना। तो ये एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, सहजीविता में रहते हैं, यानी कि एक दूसरे पर ज़रूरतों के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक ना। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। ग्लोमलस जीनस के बहुत से सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं। और जो ग्लोमलस जीनस होने, जीनस मतलब होता है जाति, ठीक ना, तो जो ग्लोमलस जाति के जो कवक होते हैं वो क्या कहते हैं, माइकोराइजा बनाते हैं, यानी कि पौधों के साथ क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध को बनाते हैं। इस संयोजन में कवकीय सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादपों में भेज देते हैं। और इस संयोजन से जो होता है, जो ये हमारा कवक होता है ग्लोमलस जाति का, वो क्या करता है, सहजीविता में रहता है और मिट्टी से क्या करता है, फास्फोरस का अवशोषण करता है, यानी कि ये मिट्टी से क्या करता है, फास्फोरस को अवशोषित करता है और पौधों में क्या कर देता है, इसे भेज देता है, यानी कि इसे ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक ना। बदले में पौधा क्या करता है, इसे खाना देता है, ताकि ये भी क्या कर सके, जीवित रह सके। ऐसे संबंधों से युक्त पादप कई अन्य लाभ, जैसे रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता, लवणता तथा सूखे के प्रति सहनशीलता तथा कुल वृद्धि तथा विकास प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना। तो ऐसे संबंध से युक्त जो पादप होते हैं उनके कई लाभ होते हैं, जैसे कि रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता आ जाती है इसमें। ठीक ना। लवणता यानी कि जो लवण, यानी कि अगर मिट्टी में क्या कहते हैं, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो गई या फिर सूखा आ गया तो उसके प्रति क्या होते हैं, सहनशील होते हैं, यानी कि उसे ज़्यादा देर तक क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, ताकि ये लोग अपनी वृद्धि आसानी से कर सकें तथा अपने कुल को बढ़ाते हैं और विकास प्रदर्शित करते हैं, यानी कि विकास को ये लोग दर्शाते हैं, दिखाते हैं ऐसी स्थिति में। लास्ट है हमारा साइनोबैक्टीरिया, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्म जीव है। तो ये कैसा बैक्टीरिया है, स्वपोषित, यानी कि ये भरण पोषण खुद से ही कर लेता है, या किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। जो जलीय स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। तो ये जल में भी पाया जाता है, स्थल यानी कि ज़मीन पे, और वायुमंडल, ये हर जगह ये आराम से विस्तृत रूप से पाए जाते हैं, यानी कि जो इनका एरिया होता है ये बहुत ही क्या होता है, ब्रॉड होता है। एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलिटोरिया आदि साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक ना। तो ये जो आप पहला चित्र देख रहे हैं ये किसका चित्र है, एनाबीना का है। जो दूसरा चित्र आप देख रहे हैं ये किसका चित्र है, नॉस्टॉक है। और जो ये तीसरा चित्र है हमारा किसका है, ऑसिलिटोरिया है। ठीक ना। तो ये तीनों हमारे क्या हैं, नील हरित शैवाल है, यानी कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक ना। ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन
एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहती है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, वो N2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, NO3 के फॉर्म में कर देते हैं, ठीक ना। तो जो पौधा होता है नाइट्रोजन को NO3 के फॉर्म में लेता है, ना कि N2 के फॉर्म में लेता है, ठीक ना। तो ये कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं, ये तीनों बैक्टीरिया करते हैं पौधे के लिए, ठीक ना। जिससे क्या होती है, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और जो पौधा होता है उससे हम लोग अधिक उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया को डाला जाता है। इसलिए हम लोग जो धान का खेत होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइनोबैक्टीरिया को डालते हैं। ये खेत में भरे पानी में तेज़ी से वृद्धि कर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ये खेत में जो पानी भरा होता है धान के, उसमें वृद्धि करते हैं तेज़ी से और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की क्या करते हैं, उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक ना। यानी कि मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं ताकि जो फसल हो हमारी वो अच्छी प्राप्त हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे ना मिस हो सके। अगर आपको इस चैप्टर की नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऐप साइंस मेला को डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें, धन्यवाद।